हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोगों का टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आखिर इसका ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मार्कर है, हमारा ये मार्कर है, तो अब इसमें आवेश है कि नहीं है। अगर आवेश है तो इसकी मात्रा क्या है। तो इसी तरह के जांच के लिए लाया गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को। मतलब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी पदार्थों में आवेश की मात्रा को बता सकता है, उसकी जांच कर सकता है। अगर आवेश है तो कितना है ये बता सकता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी वस्तु में आवेश की उपस्थिति को बता सकता है। यानी कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति को बता सकता है। दूसरा नंबर ये क्या कह सकता है, किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा को बता सकता है। सबसे पहले कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या कर सकता है, ये किसी भी पदार्थों में आवेश की मात्रा का पता लगा सकता है, यानी कि उस पदार्थ में आवेश है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा ये क्या कर सकता है, अगर पदार्थ में आवेश है तो कितना है, उसकी मात्रा क्या है। इन सब बातों को विद्युतदर्शी की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों का चित्र ए में जो विद्युतदर्शी है ये कैसा है, अनावेशित विद्युतदर्शी है। मतलब इसका L1 एवं L2। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें ये सब किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये है, ये धातु की चकती है। ये किससे बना हुआ है, किसी धातु से बना हुआ है। उसके बाद एक कॉर्क है, ये जो दोनों साइड में देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्क है। ये कैसा होता है, अचालक पदार्थों से बना हुआ होता है। फिर ये हम लोगों का ये जो लंबा है ये क्या है, धातु की रॉड है। ये हम लोगों का पूरे सिस्टम को हम लोग बंद कर दिए किसके अंदर, एक कांच के गिलास के अंदर, इन सबको यानी कि कांच के बोतल के अंदर बंद कर दिए। हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। अब हम लोगों को जो भी पदार्थों में क्या करना होगा, आवेश की मात्रा को जांच करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस चकती के संपर्क में इसको लाएंगे। जैसे मान लिया कोई हमारा मार्कर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मार्कर में देखेंगे कि आवेश है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, इस मार्कर को लाएंगे इस चकती के संपर्क में। मान लिए हम लोग मार्कर में क्या है, धन आवेश है, तो इसमें होगा क्या, इससे धन आवेश निकल करके चकती होते हुए ये कहाँ पहुँचेगा, चकती होते हुए, क्षण होते हुए आएगा L1 एवं L2। L1 एवं L2 क्या है, सोने या एल्युमिनियम से बना हुआ दो पतला क्या है, एल्युमिनियम की पन्नी है। जो क्या होता है, किससे बना होता है, सोने या एल्युमिनियम से बना होता है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें धन आवेश है, तो ये धन आवेश चकती होते हुए, क्षण होते हुए कहाँ आएगा, L1 एवं L2 में आएगा। हम लोग मान लिए कि L1 एवं L2 की स्थिति चित्र ए में ऐसा है। अब इसमें मान लिए कि प्लस आवेश आया, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब होगा कि जैसे इसमें आवेश आएगा तो इसका स्थिति ये था, अब दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर हट जाएगा, तो होगा क्या, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें लाया गया वस्तु आवेशित है। अगर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जब हम कोई वस्तु को यहाँ लाएंगे और इसके स्थिति में L1 एवं L2 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब हम लोग समझ लेंगे कि संपर्क में लाया गया वस्तु आवेशित नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत क्या देखेंगे हम लोग, सिद्धांत विद्युतदर्शी के
विद्युतदर्शी के दोनों पत्रों पर समान आवेश होने के कारण उनके बीच विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है और वह फैल जाता है। सबसे पहले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि विद्युतदर्शी के दोनों पत्रों पर यानी कि L1 एवं L2 पर समान आवेश होता है और ये क्या होता है? फैल जाता है यानी कि एक दूसरे से दूर हट जाता है। जब हम किसी वस्तु को इसके संपर्क में लाएंगे तो अगर वो वस्तु आवेशित होगा तो पत्र एक दूसरे से दूर हट जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग वस्तु को लाएंगे, जैसे मान ली हम लोग वस्तु को संपर्क में ला लिए, इसमें दो ही कंडीशन होगा। जब हम लोग वस्तु को संपर्क में लाएंगे तो दो ही कंडीशन होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका क्रियाविधि। क्रियाविधि कैसे करता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस वस्तु में आवेश की उपस्थिति को क्या करना हो? मालूम करना हो। उपस्थिति को मालूम करना हो उसे चकती के संपर्क में लाया जाता है। सबसे पहले हम लोग किसी भी वस्तु में आवेश को जांच करने से पहले क्या करेंगे, उस वस्तु को या उस पदार्थ को विद्युतदर्शी के चकती के पास में लाएंगे। संपर्क कहने का अर्थ ये हुआ कि उसके पास में लाएंगे, यहाँ पे ला करके सटाएंगे। और जब यहाँ पे ला लेंगे तो हम लोगों के सामने दो ही रिजल्ट सामने आएगा। पहला ये कि यदि विद्युतदर्शी के दोनों पत्रों में कोई परिवर्तन न हो तो यह दर्शाएगा कि संपर्क में लाया गया वस्तु कैसा है? अनावेशित है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वस्तु को लाएंगे। अगर वस्तु को ला लिए, अब वस्तु के लाने के पश्चात भी विद्युतदर्शी के पत्रों यानी कि L1 एवं L2 में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस भी वस्तु को हम लोग चकती के संपर्क में लाए हैं वो वस्तु कैसा है? अनावेशित है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। अब हम लोग समझेंगे नंबर बी। यदि पत्र एक दूसरे से दूर हटने लगे तब यह दर्शाएगा कि संपर्क में लाया गया वस्तु कैसा है? आवेशित है।
है। सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जैसा का तैसा रहेगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि जिस वस्तु को संपर्क में लाए उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। अब दूसरा ये होगा कि अगर किसी भी वस्तु को यहाँ लाएंगे संपर्क में, तो अगर ये चकती अपने स्थिति से क्या हो गया, दूर हट गया, यानी कि एक दूसरे से फैल गया, अगर ऐसे था इस तरह से हो गया, तो हम लोग समझेंगे कि जिस भी वस्तु को संपर्क में लाए वो आवेशित है। अगर ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हटेगा तो उसमें आवेश का क्या होगा, परिमाण ज़्यादा होगा, यानी कि मात्रा ज़्यादा होगा। अगर ये एक दूसरे से कम हटेगा तो कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस चार्ज लिए, तो आप लोग माइनस चार्ज लेके भी चेक कर सकते हैं। तो विद्युतदर्शी आशा है कि समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे कि चालक तथा विद्युतरोधी क्या होता है। चालक और विद्युतरोधी पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है चालक और दूसरा होता है विद्युतरोधी। हम लोग समझेंगे चालक तथा विद्युतरोधी। नेक्स्ट हम लोगों का चालक तथा विद्युतरोधी। विद्युतरोधी चालक तथा विद्युतरोधी को समझने से पहले हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे कि जैसे हम लोग मान लिए कि कोई ये ऊन का क्या है, कपड़ा है, और ये हम लोगों का धातु का छड़ है। क्या है, धातु का छड़। ये दोनों को अगर हाथ से पकड़कर, अगर धातु की छड़ को हाथ से पकड़कर ऊन से ऐसे रब करेंगे, यानी कि रगड़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि धातु के छड़ में किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न नहीं होता है घर्षण के पश्चात। लेकिन जब यहीं पे हम लोग अगर धातु के जगह पर किसी अचालक को लेते हैं, या उसी धातु के छड़ में जहाँ हम लोग हाथ से पकड़ते, जैसे मान लीजिए इस जगह पे हम लोग हाथ से पकड़ेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग कोई अचालक पदार्थ को लपेट दिए, या हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिए और उसके बाद हाथ से पकड़े, फिर हम लोग घर्षण करेंगे, तो देखेंगे हम लोग कि इसमें आवेश की मात्रा होता है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें आवेश का मान होता है रगड़ने के पश्चात। लेकिन जब इसी को हम लोग कवर को हटा देंगे, यानी कि अचालक पृष्ठ को हटा देंगे, यानी कि प्लास्टिक को हटा देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यह आवेशित नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों को हाथ में पकड़ने के कारण ही ऐसा आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर क्या है, चालक है। और होता क्या है, जब हम ये दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं इसे पकड़ करके, तो इसमें जो भी आवेश आता है ये हमारे शरीर होते हुए कहाँ चले जाता है, धरती में चले जाता है। इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसी के जगह पर हम लोग जब किसी अचालक पृष्ठ को लपेट करके, यानी कि जहाँ तक हम लोग हाथ को पकड़ेंगे, अचालक पृष्ठ को पकड़ के उसको रगड़ेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आवेश का मान होगा। हम लोग ये बात भी समझेंगे, अगर किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और ये कैसा है, चालक है, अगर किसी चालक वस्तु को हम लोग आवेश देंगे तो वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, यानी कि संपूर्ण पूरे वस्तु पर फैल जाएगा। लेकिन अगर यही अचालक होगा तो क्या होगा, जहाँ आवेश देंगे वही रहेगा। इसमें तो किसी वस्तु में अगर आवेश देंगे, अगर वो वस्तु क्या रहेगा, चालक रहेगा, अगर ये वस्तु चालक रहेगा तो वो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा। लेकिन अगर यही अचालक रहेगा तो आवेश जहाँ देंगे वहीं रह जाएगा, यानी कि अचालक में जहाँ का तहाँ रह जाएगा। हम लोग अब यहाँ से कह सकते हैं कि चालक किसको कहेंगे, चालक। चालक हम लोग उसको कहेंगे ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर आवेश को प्रवाहित होने देता है, क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। चालक कहलाता है। चालक का गुण क्या होता है, अगर मान लिए कोई वस्तु है और ये क्या है, चालक है, तो होगा क्या, चालक में जैसे मान लिए हम लोगों का कोई एक चालक है, इसका ए सिरा ए है और ये भी है, तो चालक ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर आवेश को प्रभावित होने देता है, चालक कहलाता है। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, हम लोग इसका पृष्ठ ए पर आवेश देंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आवेश को दिए, अगर ये बी तक पहुँच जाएगा, यानी कि ए से बी तक आ जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे चालक। सपोज कि यहाँ कोई मजनू बैठ करके कोई मतलब मस्ती का गाना गा रहा है, या अपने ख्वाबों में
किसी भी तरह से खोया हुआ है, तो यहाँ जैसे हम लोग आवेश देंगे तो यहाँ उसको झटका लगेगा और वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग समझ लेंगे कि क्या चालक में सिर्फ ऐसा गुण होगा, इसको एक जगह आवेश देंगे और दूसरी जगह तक पहुँच जाएगा, ऐसे पदार्थों को बोलेंगे चालक। आवेश के रूप में किसी भी वस्तु में एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक स्थानांतरण कौन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन के रूप में ही आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को बोलेंगे चालक। चालक में होता क्या है, इसमें इसके पास चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होता है। चालक के पास जो है ना आवेशन के लिए, यानी कि चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, पर्याप्त होता है, यानी कि जितना चाहिए उतना होता है। यानी कि ए से लेकर के बी तक या एक पृष्ठ से लेकर के दूसरे पृष्ठ तक कौन जाता है, आवेश के रूप में तो इलेक्ट्रॉन जाता है, और चालक के पास वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पर्याप्त होती है। इसी कारण से इसमें आवेशों का प्रवाह एक सिरा से लेकर के दूसरा सिरा तक हो जाता है या हो सकता है। हम लोग समझेंगे जैसे चालक कौन कौन हो सकता है, जैसे सभी धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं। सभी धातु चालक होते हैं। उसके बाद मानव शरीर, हम लोगों का शरीर भी क्या है, आवेशों का चालन करता है, यानी कि चालक है। उसके बाद अम्ल, क्षार, अशुद्ध जल, ये सभी क्या है, चालक है। हम लोग समझ गए चालक किसको बोलेंगे, वैसा वस्तु जो अपने में से होकर के आवेशों को आसानी से प्रभावित होने देता है, चालक कहलाता है। चालक के पास आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पर्याप्त होती है। अब हम लोग समझेंगे कि अचालक किसको बोलेंगे। अचालक किसे कहते हैं, चालक हो गया हम लोगों का। अब समझेंगे अचालक किसे कहते हैं। अचालक हम लोग देखेंगे ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देता है, क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। अचालक कहलाता है, क्या कहलाता है, अचालक। हम लोग किसको बोलेंगे, मान ली हम लोग ये कोई क्या है, अचालक वस्तु है, और इसका सिरा ए हुआ और इसका ये सिरा बी हुआ। अचालक ऐसे पदार्थ को बोलेंगे, मान लीजिए कोई अचालक है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर के आवेशों को प्रभावित नहीं होने देता है। यानी कि हम लोग इसका ए पृष्ठ पर आवेश देंगे तो ए पर ही रहेगा, ये बी तक नहीं आ पाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अचालक। यानी कि अचालक में आवेश एक सिरा से लेकर के दूसरा सिरा तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आखिर क्यों नहीं पहुँच पाएगा, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखेंगे ऐसे पदार्थों के पास चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होता है। अचालक में क्या होता है, आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होता है।
अचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन चाहे चालक रहे या अचालक उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के वजह से ही क्या होता है, ये आवेशों का चालन नहीं कर पाता है। इसके पास चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त नहीं होता है। या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसके पास चालन के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो नगण्य होती है या शून्य होती है या पर्याप्त नहीं होता है। इसी कारण से यह आवेशों का चालन नहीं कर पाता है। जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे इसमें कौन कौन हो सकता है, जैसे कागज, प्लास्टिक, ये सब किसके श्रेणी में आता है, ये सब अचालक की श्रेणी में आता है। जैसे कागज, प्लास्टिक, ये सब क्या होगा, अचालक की श्रेणी में आता है। जैसे अचालक ये हुआ, इसमें कोई बैठ करके यहाँ गाना गा रहा है और हम लोग यहाँ से आवेश दे दिए, तो यहाँ से आवेश देते, इस जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठ करके है, इसको किसी भी प्रकार का आवेश का झटका या किसी प्रकार का कुछ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जहाँ आवेश देंगे आवेश जहाँ का तहाँ रह जाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, अचालक। अब चालक और अचालक के सिवाय भी तीसरा एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। ऐसे तो हम लोगों को अर्धचालक के बारे में आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी समझते हैं फिलहाल अर्धचालक किसको बोलेंगे। अर्धचालक, अर्धचालक चालक और अचालक के अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार का पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक और अचालक के बीच हो, क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक हम लोग किसको बोलेंगे, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होता है जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है। अब आप लोग पूछोगे कि कब इसमें चालक का गुण पाया जाएगा, कब इसमें अचालक का गुण पाया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे अर्धचालक का उदाहरण हम लोग समझेंगे। उदाहरण इसमें आएगा जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ये दोनों किसका उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक में कौन कौन आएगा, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। अब हम लोग देखेंगे कि कब ये चालक होगा, कब ये अर्धचालक होगा। सबसे पहले शून्य ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर ये कैसा व्यवहार करेगा, पूर्ण अचालक। उसके बाद अगर कमरे की ताप पर बात करें, कमरे का ताप कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है कमरा का ताप, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कमरे की ताप पर बात करें तो कैसा होता है, चालक। सबसे पहले अर्धचालक हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है, या ऐसे पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। अब अचालक में जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग ले लिए। अब कब ये चालक की तरह व्यवहार करेगा और कब अचालक की तरह व्यवहार करेगा। सबसे पहले जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को शून्य तापमान पर यानी कि 0 केल्विन पर रखेंगे तो ये कैसा व्यवहार करेगा, पूर्ण अचालक। इसमें विद्युत धारा यानी कि आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको कमरा की ताप यानी कमरे का ताप कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इस तरह के तापमान पर रखेंगे तो इसमें आवेशों का प्रवाह होगा, यानी कि ये कैसा व्यवहार करेगा, चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर कोई पूछे कि अर्धचालक कब चालक की तरह व्यवहार करता है और कब अचालक की तरह व्यवहार करता है, तो हम लोगों का आंसर होगा कि जब इसको शून्य तापमान पर रखा जाता है, शून्य तापमान यानी कि 0 केल्विन पर रखा जाता है, तो ये पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इसी को कमरे की ताप पर रखा जाता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, चालक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ तक हम लोगों का मेरे तरफ से लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों का एक टॉपिक है जिसका नाम है विशिष्ट आवेश। क्या नाम, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट आवेश।
विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। हम लोग विशिष्ट आवेश किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोगों का मार्कर है, इसमें कुछ ना कुछ आवेश भी होगा और इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, तो हम लोग विशिष्ट आवेश बोलेंगे किसको? तो हम लोग कह सकते हैं आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहा जाता है? विशिष्ट आवेश कहा जाता है। विशिष्ट आवेश कहा जाता है या कहते हैं। हम लोग विशिष्ट आवेश किसको बोलेंगे? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात को ही हम लोग कहेंगे विशिष्ट आवेश। जैसे ये मान लिया मार्कर है, अगर हम लोग को कोई बोलेगा इसका विशिष्ट आवेश निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश बराबर क्या होगा? विशिष्ट आवेश बराबर हो जाएगा आवेश बट्टे द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? आवेश बट्टे द्रव्यमान। यानी कि विशिष्ट आवेश बराबर हो जाएगा आवेश बट्टे द्रव्यमान, अर्थात आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट आवेश कहलाता है। हम लोगों को जो भी वस्तु का विशिष्ट आवेश निकालना होगा, उसका उस वस्तु का आवेश को उसके द्रव्यमान से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा विशिष्ट आवेश। अगर हम लोगों को मोबाइल फ़ोन का विशिष्ट आवेश चाहिए, तो मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले आवेश पता करना होगा, उसके बाद उसके द्रव्यमान से भाग देना होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश चाहिए, तो प्रोटॉन का आवेश बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान। यानी कि हम लोगों को जिस भी वस्तु का विशिष्ट आवेश प्राप्त करना होगा या पता करना होगा, उस वस्तु के आवेश बटे उस वस्तु के द्रव्यमान को भाग कर देंगे, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा विशिष्ट आवेश। आप लोग जिस भी वस्तु का विशिष्ट आवेश निकालो, उसके आवेश से उसके द्रव्यमान को भाग देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा विशिष्ट आवेश। तो हम लोग अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। हम लोगों का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करें। हम लोग सबसे पहले जानते हैं हल। हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg। अब हम लोग तुरंत विशिष्ट आवेश बराबर क्या पढ़े थे? विशिष्ट आवेश बराबर होता है विशिष्ट आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बट्टे द्रव्यमान। क्या होता है? आवेश बट्टे द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इसका मान रख देंगे -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम बट्टे 9.11 गुना 10⁻⁻31
kg। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा, सबसे पहले विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बटे द्रव्यमान। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उसके मान को रख दिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख दिए। अगर हम लोग ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का मान आएगा -1.8 गुना, कितना आएगा, -1.8 गुना 10⁻11 कूलम बट्टे kg, इतना आंसर। तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश बट्टे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कर देंगे, यानी कि दोनों को भाग दे देंगे, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, जिसका मान होता है -1.8 गुना 10⁻11 कूलम बट्टे kg, आंसर। तो आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।